बेटा हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार में हमने लिंग, वचन और कारक के बारे में पढ़ा है। आज करते हैं उसके आगे उसके प्रश्न उत्तर। तो बेटा हम कारक की विभक्ति सभी कर चुके हैं। आज इनके अंतर समझते हैं। जैसे करण कारक और अपादान कारक है, क्योंकि दोनों की विभक्ति क्या है, से है, तो इनके अंतर को कैसे पहचानेंगे। दोनों का परसक से है। कर्ण कारक में से विद रूप में होता है, जबकि जो अपादान कारक में से है वो पृथकता यानी फ्रॉम के रूप में होता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, कर्ण कारक है, किसके द्वारा लिख रहा है, पेन के द्वारा। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, क्या होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए अपादान कारक है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कि से विभक्ति तो आ रही है, लेकिन जो कर्ण कारक है उसमें से का काम होता है कि उसके द्वारा कुछ काम करना, और जो अपादान है उसमें से का मतलब होता है अलग होना। दूसरा अंतर है कर्म कारक और संप्रदान कारक में। दोनों में क्या अंतर है कि देखो कि जो कर्म की विभक्ति भी से है, को है, और संप्रदान की भी को और के लिए दोनों है। तो इन दोनों में को पर सर्ग होता है। कर्म कारक में क्रिया का फल है वो उस पर पड़ता है, कर्म कारक में क्रिया का फल उस पर पड़ता है, जबकि जो संप्रदान कारक है में को का भाव है वह कुछ देने का भाव प्रकट करता है। कि जो संप्रदान कारक है उसमें क्या होगा कि को विभक्ति के साथ में देने का भाव आएगा। जैसे मैं राम को पढ़ाऊंगा, कर्म कारक है, लेकिन मैं राम को पुस्तक दूंगा, देने का भाव आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका संप्रदान कारक हो गया। अब यहाँ पर आपको कारक तालिका दे रखी है, यहाँ पर यानी कर्ता आपको सबको दे रखा है कि कारक दे दिया, उसकी पहचान की संक्षिप्त परिभाषा वो है, कारक की चिन्ह है, और प्रयोग उसका एक एक प्रयोग दे रखा है। जैसे कर्ता क्रिया को करने वाला, विभक्ति है ने, गणेश ने पत्र लिखा, गणेश गया, जहां पर विभक्ति नहीं लगी हुई है। कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े, विभक्ति को, मैं पुत्र को पढ़ाऊंगा। कर्ण जिस साधन से क्रिया जाए, विभक्ति से और के द्वारा, वह पेन से लिखता है, उसे पेन द्वारा, उसे पत्र के द्वारा बताओ। संप्रदान जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, को के लिए, भिखारी को दान दो, भिखारी को भोजन दो, मैं पिताजी के लिए दवा लाया हूँ। अपादान जिसके पृथकता अलगाव प्रकट हो, से हिमालय से गंगा निकलती है। संबंध जिससे संज्ञा सर्वनाम का संबंध दर्शाया जाए। काकी की रारेरी, राम का भाई, उसके बच्चे, मेरी बहन, तेरा भाई। अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, में और पर। केले थैली में है, पुस्तक मेज पर है। संबोधन जिसे संबोधित किया जाए, पुकारा जाए, हे अरे, हे भगवान रक्षा कर, अरे तुम आ गए। ठीक है बेटा, तो ये सारणी है, आपको जो कारक तालिका है ये आपको नोट करनी है, फिर नोटबुक में बनानी है ऐसी। अब है आओ दोहराए में कि संज्ञा में 3 कारणों से विकार आता है, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लिंग से किसी शब्द के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का ज्ञान होता है। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कारक होते कहलाता है। कारक के 8 भेद है, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। ठीक है बेटा, अब है इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, लिंग से आप क्या समझते हैं, हिंदी में कितने लिंग होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। उत्तर हो गया, शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 2 उदाहरण हो गए, मोर व घोड़ा, स्त्रीलिंग, मोर व घोड़ी। क्वेश्चन है, वचन से क्या तात्पर्य, हिंदी में कितने वचन होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो वचन क्या है, वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके एक या अधिक होने का बोध कराता है। वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके एक या अधिक होने का बोध कराता है, या कह सकते हैं शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पतंग, पतंगे आदि। तो वचन के भेद हैं, वचन की हिंदी में 2 भेद होते हैं, एक वचन हो गया चूहा, गधा, बहुवचन चूहे, गधे। तीसरा प्रश्न है हमारा, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। जैसे राकेश ने पुस्तक पढ़ी। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कारक के कितने भेद है, प्रत्येक के कोई उदाहरण दीजिए। तो अभी हमने जो सारणी आपको बताई थी, अगर आप वो बना लेते हैं तो ये इसी का उत्तर हो जाएगा कि जो कि इसके अंदर क्या दे रखा है, कारक दे दिए, भेद दे दिए और उसके उदाहरण भी एक एक आपको दे दिए गए हैं।
वरना इसका उत्तर लिख लेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काकी की, अधिकरण में पर, संबोधन हियरे। और साथ साथ में उसके उदाहरण भी दिए हुए हैं, प्रत्येक के साथ में उसका एक उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कर्ता राम ने खाना खाया, कर्म मैं शाम को पत्र लिखूंगा, कर्ण राम कलम से लिखता है, संप्रदान गरीबों को खाना दो, अपादान वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, संबंध राम का भाई श्याम का भाई राम है, अधिकरण पुस्तक मेज पर है, संबोधन अरे मोहन तुम अभी तक नहीं गए। ठीक है बेटा, अब है आपकी आगे एक्सरसाइज। निम्नलिखित के लिंग बदलिए। सम्राट, साम्राज्ञी, कवि, कवियत्री, कबूतर, कबूतरी, मोर, मोरनी, तेली, तेलन, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, सेवक, सेविका, हाथी, हथिनी, सेठ, सेठानी, युवक, युवती। तेली, तेलिन। बहुवचन शाखा, शाखाएं, नदी, नदियां, लड्डू, लड्डू, सैनिक, सैनिक दल, मित्र, मित्र वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, कुर्सी, कुर्सियां, मछली, मछलियां, पौधा, पौधे, पतंग, पतंगे। अब है निम्नलिखित शब्दों को उनके आपको जो रेखांकित कर रखे उनके कारक बताने हैं। सुरेश का स्कूल दूर है, तो का किस में आता है? काके की संबंध कारक। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किसके द्वारा? तो से कर्ण कारक। बंदर छत पर है, आधार अधिकरण कारक। तालाब में मछलियां हैं, अधिकरण कारक। वह वृक्ष को काट रहा है, को कर्म कारक। मैं माता जी के लिए साड़ी लाया हूँ, संप्रदान। अरे तुम आ गए, संबोधन। तुमने शाम को पीटा, को कर्म कारक। रमेश ने पुस्तक दी, कर्ता कारक। वह घोड़े से गिर गया, अपदान कारक। नेक्स्ट है नीचे लिखे वाक्यों को कारकों की दृष्टि से शुद्ध करना है। गीता ने नहाना है, गीता को नहाना है। यह गाड़ी शाम में छूटेगी, यह गाड़ी शाम को छूटेगी। हम खाना खा लिए हैं, हमने खाना खा लिया है। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। रोगी स्टूल में बैठा है, रोगी स्टूल पर बैठ गया। रिक्त स्थानों की रेखांकित कर जो दे रखा है उनका स्त्रीलिंग रूप भरना है। मंच पर कवि, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री। घर पर मालिक, मालकिन। सम्राट, साम्राज्ञी। यहाँ पर आपको परसर्ग लगाना है, यानी विभक्ति लगानी है। मैंने रामन को सूचना भिजवा दी थी। मैं बड़े भाई के लिए कमीज लाया हूँ। उसके आते ही कक्षा में भूचाल आ गया। रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना। रमेश ने खाना खा लिया है। तो ये बेटा आपको प्रश्न उत्तर हैं वो नोटबुक में नोट करने हैं, और जो सारणी मैंने बताई थी आपको नोटबुक में बनानी है। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have revised our 4th chapter of history, and today we revise our 5th chapter of history, architecture as power. So let we continue our today's class with the exercise of this chapter. Our first is fill in the blanks. Historical monuments can be studied under two categories. First, religious buildings and secular buildings. की जो historical monument है, ऐतिहासिक monuments हैं, उनको हम religious और secular दो तरीके की building के अंडर पढ़ते हैं. Second, temples were built in Nagara and Dravida style. की जो temple हैं वो किस में बने हुए हैं? नगरा और द्रविड़ा स्टाइल में बने हुए हैं. द जगन्नाथ एट पुरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नगरा टेम्पल. जो जगन्नाथ पुरी में है वो एग्जाम्पल है नगरा टेम्पल का. द दिलवारा टेम्पल मेड आउट ऑफ मार्बल आर फेमस फॉर देयर लेविशली डेकोरेटेड पिलर एंड एक्जिक्यूस्ट क्रेविंग ऑन द सीलिंग. की जो दिलवारा का टेम्पल है वो मार्बल से बना हुआ है और उसकी जो सजावट है वो बहुत ही सुंदर है उसके पिलर्स की, और उसकी जो छत है वो भी बहुत ही अच्छे से उकेरी गई है. द द्रविड़ा स्टाइल हैड हाईली ऑर्नेट गेटवेज और गोपुर. की जो द्रविड़ा स्टाइल है उसके अंदर गेटवे और गोपुर बनाए गए हैं, ऊंचे ऊंचे जो गोपुर या गेटवे बनाए गए हैं. नाउ वी डू द ट्रू एंड फॉल्स. The Paridakshina is the walkway used by the devotees to walk around the temple. कि परिदक्षिणा मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए परिदक्षिणा
बोलते हैं उसको, जहाँ पे मंदिर में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, उसको। तो दिस इज ट्रू। टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, स्तूपा, सनायुग्जु एंड अदर सनायागोजुज एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर सेकुलर मोन्यूमेंट। नहीं, क्योंकि ये रिलीजियस मोन्यूमेंट है, तो ये फॉल्स है। बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर आर सम फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पल्स built in the Dravida style. This is true. Arc is a curve constructed over two straight sides. This is also true. Dome refers to the sphere-shaped roof of a building. This is also true. Now we do the give two examples. First, Dravida style temples, Brihdeshwar and Kailashnath. Nagara style temple, Jagannath and Dilwara. Religious monuments, temple, church. Secular monument, forts, tombs. Now we do the short question answer of this chapter. First, what are the two types of monuments? कि two type of monuments कौन से हैं? The two types of monuments are religious monuments, temple, church. Secular monument, place, tomb, palace, tomb, ark. Second, which type of architecture corresponds to North India? Answer, Nagara style architecture corresponds to North India. Third, which type of architecture corresponds to South India? Dravida style architecture corresponds to South India. Fourth is, what is Shahjahabad? कि शाहजहाबाद क्या है? Shahjahabad is the seventh city of Delhi, was built as a new capital by Shahjahan. कि शाहजहाबाद सेवंथ सिटी थी दिल्ली की, जो बिल्ड की गई थी एक नई कैपिटल शाहजहां के द्वारा। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ आर मोन्यूमेंट्स ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री? कि मोन्यूमेंट्स एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे हैं? मोन्यूमेंट्स आर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल, आर्टिस्ट, कल्चरल एंड मिलिट्री ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट। कि मोन्यूमेंट्स सोर्स ऑफ हिस्ट्री इसलिए है क्योंकि ये हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, सामाजिक, कला के रूप में, संस्कृति के रूप में और सैन्य परंपराओं के रूप में, कि पास्ट में कैसी संस्कृति थी, कैसी परंपरा थी। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। राइट ए नोट ऑन द नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कि नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर के बारे में हमें बताना है। द नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर बिल्ड बिटवीन 7th CE एंड 14th CE। कि नगरा स्टाइल की आर्किटेक्चर मतलब कि कलाकृतियाँ कब कब बिल्ड हुई? 7वीं से 14वीं सेंचुरी के बीच में। द नगरा स्टाइल कॉरेस्पॉन्डेंस टू नॉर्थ इंडिया। कि नगरा स्टाइल कॉरेस्पॉन्डेंट हुई नॉर्थ इंडिया में। द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, द लिंगराज टेम्पल एट बृहदेश्वर एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क आर सम टेम्पल्स ऑफ दिस स्टाइल। कि इस स्टाइल के कुछ टेम्पल हैं, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, लिंगराज टेम्पल बृहदेश्वर भुवनेश्वर में और सन टेम्पल कोणार्क में कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसी स्टाइल के मंदिरों के। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट ए नोट ऑन द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कि द्रविड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर के ऊपर अब हमें लिखना है। आंसर इज, द द्रविड़ा स्टाइल कॉरेस्पॉन्डेंस टू साउथ इंडिया। कि द्रविड़ा स्टाइल कहाँ पे फैली हुई है? साउथ इंडिया में फैली हुई है। दे हैड हाईली ऑर्नेट गेटवे और गोपुर। इनमें बहुत ही ऊंचे ऊंचे गेट और गोपुर्स हैं। द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम आर सब फाइन एग्जाम्पल्स। कि शोर टेम्पल महाबलीपुरम में, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, राइट ए नोट ऑन द इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। की इस्लामिक स्टाइल जो है आर्किटेक्चर की उसके बारे में बताना है। फ्रॉम द 13th CE टू द प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंस टू इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। कि 13वीं से आज के टाइम तक जो फैला हुआ है आर्किटेक्चर वो इस्लामिक आर्किटेक्चर फैला हुआ है। वी कैन सी द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन इस्लामिक आर्किटेक्चर। कि हम देख सकते हैं बहुत सारा जो विशेषताएं इस्लामिक आर्किटेक्चर की यहाँ पे। द इस्लामिक स्टाइल इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स लाइक द डोम, ट्रू आर्क, मीनार्स एट्सेट्रा। कि जो इस्लामिक स्टाइल है उसके अंदर इंट्रोड्यूस हमें देखने को मिलते हैं नए नए फीचर, जैसे डोम है, ट्रू आर्क है और मीनार्स हैं। अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार, श्री फोर्ट एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
इस्लामिक आर्किटेक्चर की ये इस्लामिक आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोर्ट्स, हवेली एंड बॉलीज, कि अब हमें फोर्ट्स, हवेली और बॉलीज के बीच में डिफरेंस बताना है। तो फोर्ट्स होते हैं किले। फोर्ट्स आर वॉल्ड एनक्लोजर विच हाउस्ड रॉयल रेजिडेंस, कि फोर्ट क्या होते हैं कि जो शाही घराने होते हैं उनको दीवार, चारों तरफ दीवारें जो होती हैं उन्हीं को फोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में है द दिल्ली गेट, जहांगीरी महल, लाहौर फोर्ट। फिर है हवेली। हवेलीज वर बिल्ड बाय वेल्दी नोबल्स, ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स, की हवेली बनवाई जाती है जो पैसे वाले रईस होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं और जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं। These structures were usually enclosed by courtyards which had fountain in the center, और ये जो स्ट्रक्चर हैं वो बने हुए हैं कि इनके बीच में आंगन होता है और उसमें एक फाउंटेन भी होता है। दे फाउंड इन आगरा, दिल्ली, लाहौर एटसेट्रा, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आगरा, दिल्ली और लाहौर में पाए जाते हैं। अब है बोली, बावड़ी। बोलीज आर स्टेप वेल बिल्ड्स बाय रूलर्स एंड रिच सिटीजन्स, की बोली बनवाई जाती है। ये स्टेप वेल्स होते हैं जो शासक या जो अमीर सिटीजन्स होते हैं उनके द्वारा बनवाई जाती है। बॉलीज कैन बी फाउंड इन दिल्ली, हरियाणा एंड गुजरात, और जो बॉली है वो पाई जाती हैं दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में। तो बेटा तीनों में क्या डिफरेंस है कि फोर्ट्स है वो किसी जो शाही घराने होते हैं उनके चारों तरफ जो चार दीवारी करके रखते हैं, आपने देखा भी होगा टीवी में, मूवीज़ वगैरह में, कि ऊंचे ऊंचे जो किले होते हैं, आपने रेड फोर्ट देखा होगा, लाल किले में ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो जिसके अंदर फिर शाही परिवार रहते हैं। हवेलियां आपने अभी भी गाँव के अंदर हवेलियां देखी होंगी जो या तो रईस लोग बनवाते हैं या फिर जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो लोग बनवाते हैं। और बॉलीज होती हैं ये पानी के कुएं की जैसी होती है लेकिन ये ज़्यादा गहरी नहीं होती, आपने सुना होगा बावड़ी का नाम, तो ये होती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज जस्टिफाई शाहजहाँ एज इंजीनियर किंग, कि शाहजहाँ एक इंजीनियर किंग है, हमें जस्टिफाई करना है। मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनेथ अंडर शाहजहाँ, कि मुगल आर्किटेक्चर है जो मुगल शिल्प कला है वो शाहजहाँ के टाइम में चरम पे पहुंच गई थी। शाहजहाँ बिल्ड मैनी आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस इन मार्बल, शाहजहाँ ने बहुत सारे कलाकृतियाँ बनवाई, बहुत सारे इमारतें बनवाई मार्बल के अंदर। सम फाइन एग्जाम्पल्स आर लाल किला, मोती मस्जिद, द जामा मस्जिद एंड ताजमहल, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं लाल किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और ताजमहल। ऑल दिस जस्टिफाई शाहजहाँ एज द इंजीनियर किंग, ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करती हैं कि शाहजहाँ एक अच्छा इंजीनियर किंग था। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द फिफ्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री वेरी वेल. You revised it again for your SA1 examination. Thank you. Have a nice day. Good morning 7th class students. So let's continue our chapter first review exercise. Let's start. So question number 12 third part. Simplify है question number 12 हमारा, उसका third part है curly bracket 7 multiply by 4 multiply by 5 multiply by minus 5 bracket close plus small bracket minus 7 minus 6 minus small bracket minus 39. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कर्ली ब्रैकेट है, इसको अलग से सिंप्लीफाई करेंगे और इन्हें अलग कर लेते हैं। तो इसमें देखा हमने सबकी प्रोडक्ट है, तो सबको प्रोडक्ट कर लेते हैं हम। तो 7 4 जो हो जाएगा 28 और 28 5 जो हो जाएगा हमारे पास 140 और 140 की जब आप मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो हो जाएगा वो 700। तो इट मीन्स इस सबकी मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला -700। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास ऑपरेटर क्या है प्लस। अब देखो ये वाली ब्रैकेट हमारी फिनिश हो गई है, कंप्लीट हो गई है प्लस। अब देखो -7 -6 माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है। तो 7 और 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा, बट -13 है वो, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 39 हो जाएगा। अगर मैं इनको सोल्व करने लगूं, इसको मैं साइड में रखूं, 13 में से 39 लेस कर दे तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरे पास 26 आ जाएगा। तो इसको हम राइट करेंगे -700 एज इट इज प्लस 26 हो जाएगा, सॉरी -26 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा
26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 700 और 26 दोनों ऐड करेंगे तो 726 हो जाएगा ये हमारे पास। तो आंसर भी क्या है हमारा 726 आएगा। सो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारे चैप्टर फर्स्ट की रिव्यू एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम हमने स्टार्ट कर दी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ 6-story building has 36 meter height. A monkey can climb 3 meter in one jump. In how many jump can the monkey reach the top of the building? अब देखो क्या है, 6 स्टोरी की बिल्डिंग है, यानी कि 6 मंजिला इमारत है कोई हमारे पास, जिसकी हाइट है 36 मीटर। 36 मीटर वो हाई है, और एक मंकी है जो एक बार में 3 मीटर का जंप लगाता है। इन हाउ मेनी जंप्स कैन द मंकी रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग? अब देखो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जंप्स ऑफ अ मंकी। मंकी कितने जंप्स लगाएगा इस 36 मीटर हाई बिल्डिंग को कवर करने के लिए? तो नंबर ऑफ जंप्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हाइट ऑफ बिल्डिंग इज डिवाइडेड बाय 1 जंप ऑफ मंकी। हम ये एक फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ जंप्स। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। height of building is equals to 36 meter। ठीक है, monkey can climb on one jump। 1 जंप में वो कितना करता है हमारे पास? वो 3 मीटर करता है। required to find number of jumps, कि वो कितने जंप लगाएगा उस बिल्डिंग को कवर करने के लिए। तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज डिवाइडेड बाय 1 जंप। ठीक है, ये फॉर्मेट लगाया। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमारे पास? 36 मीटर। 36 और 1 जंप कितने का होता है? 3 मीटर का है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3 and 3 12 जा 36। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 12। तो नंबर ऑफ जंप्स कितने लगाए हैं मंकी ने? 12 जंप लगाएगा वो 36 मीटर की बिल्डिंग को कवर करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन सॉल्यूशन को, कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो 36 मीटर है। एक बार जो जंप लगाता है मंकी, वो 3 मीटर का जंप लगा रहा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसके नंबर ऑफ जंप फाइंड आउट करो 36 मीटर की बिल्डिंग को कवर करने के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज डिवाइडेड बाय 1 जंप, यानी कि 1 जंप में वो कितना डिस्टेंस कवर्ड इन 1 जंप। ये भी आप राइट कर सकते हो, डिस्टेंस कवर इन 1 जंप। 1 जंप पे कितना डिस्टेंस कवर करता है वो? 3 मीटर करता है। तो फॉर्मूला हमने राइट करेंगे 36 अपॉन में 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 मीटर। तो यानी 12 नंबर ऑफ जंप कितने आ गए हैं? 12 आ गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2, the temperature of a particular place at a noon on a winter day was 5 degree Celsius। तो देखो क्या था, नून में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। At midnight the temperature has dropped by 12 डिग्री सेल्सियस। तो देखो जो आधी रात हो गई है उसमें टेम्परेचर क्या हो गया? ड्रॉप हो गया है, यानी कि डाउन हो गया है 12 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट मिडनाइट? तो आधी रात में वो जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आ गया है। क्वेश्चन में क्या किया गया है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे विंटर के डे में जो नून में टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, और मिडनाइट में वो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है 12 डिग्री सेल्सियस वो ड्रॉप हो जाता है। तो अब हमें बताना है कि मिडनाइट में टेम्परेचर क्या है। इट मींस 5 डिग्री सेल्सियस में से हम 12 डिग्री सेल्सियस को लेस कर देंगे, क्योंकि देखो ये तो 5 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव है और ड्रॉप हुआ है, यानी कि टेम्परेचर डाउन आया है, तो क्या हो गया? -12 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो 5 में से 12 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 डिग्री, यानी कि -7 डिग्री सेल्सियस मिडनाइट का टेम्परेचर। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो राइट कैसे करोगे आप नोटबुक में।
temperature of a particular place at noon on a winter day. विंटर के डे में क्या है टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. एट मिडनाइट द टेम्परेचर has dropped by, ड्रॉप्ड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. रिक्वायर्ड टू फाइंड द टेम्परेचर एट अ मिडनाइट, रिक्वायर टू फाइंड द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि मिडनाइट में कितना टेम्परेचर है. तो कैसे करोगे आप, 5 डिग्री सेल्सियस -12 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -7 डिग्री सेल्सियस. तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, -7 डिग्री सेल्सियस आ गया. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ सॉल्यूशन को, कि टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ नून ऑन अ विंटर डे इज 5 डिग्री सेल्सियस. की देखो विंटर का डे है और नून में टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है, वो तो हमारा प्रेजेंट है, ठीक है. फिर हमसे बाद में क्या कहा गया कि एट मिडनाइट द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड, यानी कि टेम्परेचर देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या करा हमने -12 डिग्री सेल्सियस हो गया है. अब हमें फाइंड क्या करना है कि मिडनाइट में एक्चुअल टेम्परेचर है क्या. ये तो हमें पता है कि 12 डिग्री ड्रॉप हुआ है, नीचे आ गया, जो 5 था उसमें से 12 डिग्री लेस हो गया है. तो 5 डिग्री सेल्सियस में से 12 डिग्री लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस आ गया है, ठीक है. तो अब आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और थर्ड क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है रफ नोटबुक में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद ट्राई करके देखना. थैंक यू. This is for class 7 students. As you all know, in previous video we discussed about the present continuous tense exercise. As you see here, we done with the present continuous tense exercise. Now let's start with the present perfect tense. Now we will start with the present perfect tense today, and our first topic is, as you all know, affirmative or positive sentences. अफर्मेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स. ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द verb. You all are going to use second form of the verb in the present perfect tense. ठीक है, यहाँ पे past participle form of the verb means होता है second form of the verb and object. Okay, now let's see the example here. Example is written, the boy has played the role of a knight. इसमें आपने subject use किया है, has use किया है, second form of the verb use किया है और object use किया है. Now let's see the more example of another one. Here we are talking about next is negative sentences. In negative sentences हम कोई भी helping verb use कर ले, कोई भी verb use कर ले, उनके साथ हमें not put करना important है. अभी तक हमने बहुत काफ़ी sentences अपने types of tenses पढ़े हैं उसके बारे में. Now let's see the formation of negative sentences. नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यू आर गोइंग टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ एग्जाम्पल इज द बॉय हैज नॉट प्लेड द रोल ऑफ अ नाइट. हमने जब अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे तो हमने नॉट वर्ड यूज नहीं किया था उसमें,
लेकिन इसमें हमने नॉट वर्ड यूज किया है. वाई? बिकॉज दिस इज कॉल्ड नेगेटिव sentences. In negative sentences we are going to use not. Okay, next is interrogative sentences. Interrogative sentences में हमें क्या करना है? We will start with the helping verbs, and helping verbs are has or have. According to the sentences we are going to use has or have, then subject plus second form of the verb, means past participle form of the verb, plus object. Okay students, now on the basis of this we are having a uses of present perfect tense. हमें हमारे पास present perfect tense के कुछ uses हैं कि हमें कहाँ कहाँ use करते हैं इस tense को. To see first point, to indicate an action. To indicate an action that has recently been completed. जो हमारा काम अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट नाउ अभी कंप्लीट हुआ है, उस एक्शन को दर्शाते हुए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, एग्जाम्पल इज ही हैज़ जस्ट रीच्ड होम, यानी कि वो अभी घर आया है, पहुंचा है. To indicate an action which started in the past and finished at the moment of speaking. यानी कि जो हमारा काम पास्ट में चल रहा था, जो हमारा काम पहले से चल रहा था, वो अभी बातें करते करते या बोलते बोलते काम कंप्लीट हो गया. I have waited for you for 20 minutes. यानी कि मैं तुम्हारा 20 मिनट से वेट कर रहा था और आप अभी आए हो. ठीक है. To indicate a past event for which time is not mentioned but its effect can be felt at the time of speaking. In this sentence what you all are going to do? In this sentence जो हमारा काम पास्ट में चल रहा था, उस काम को हमने प्रेजेंट में जो इफेक्ट पड़ता है हमारा, उसके बारे में जब हम बात करते हैं और हमारा काम वो अभी चल ही रहा है, उस काम को हम प्रेजेंट में देखते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टॉर्न माई ट्राउजर्स. रवि हैज़ लॉस्ट द कीज टू द हाउस. जो अभी हमने पास्ट के बारे में चल रहा था हमारा काम, वो हमने क्या किया है? मेंशन किया है. जो हमारा काम मेंशन ही नहीं हुआ था और उसका इफेक्ट क्या हो गया? प्रेजेंट में पड़ रहा है. On the basis of present perfect tense we are having a book exercise. Look at this. Again we are the verbs are given in the brackets. ठीक है, verbs हमें ब्रैकेट में given हैं, तो हमें has और have put करके और इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है by filling their blanks. हमें इनके ब्लैंक्स को फिल करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. Now let's start with it. First sentence is I dash this book from Aman to study for the test. Borrow is the verb. तो हमें क्या ये पुट करेंगे यहाँ पे? I have borrowed. I have borrowed. BORROWED. We will going to use have and second form of the verb. Second sentence is all students has crossed, CROSSED, crossed the bridge except Rashid. यहाँ पे interrogative sentence है, so we will start with the interrogative, means we are going to start with the helping verb, that is has or have. Have Rajni builded a beautiful house. Built आएगा यहाँ पे, BUILT. Built a beautiful house of concords. ठीक है, we are discussing about the second form और build की second form क्या है? Build. Salim and Jaspreet has been
neighbors for 5 years, but now Salim is moving to another city. It's lovely outside. It has not been this pleasant in June before. Mother has baked a delicious lemon cake. We have kept some in the fridge for you. Okay, here we are using kept second form क्या होती है kept, जैसे take it took इस तरीके से यूज करें हम. Dinesh has not completed his engineering course yet. I have just reached the airport. Okay, now students, make sure that do this book exercise in your pair notebook, and the formations and structures which I have discussed with you all. Okay, thank you everyone. I hope you understand. Good morning, student. Welcome to online class. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, nowadays we are doing our chapter number 9. So, in this regard, continuing the same chapter, let us start. So, students, अब इसको देखते हैं. How curious, said the swallow. Now I feel quite warm, although it is so cold. कि कितना मतलब अचानक अजीब सी बात है, सेट सैलो ने कहा, और कहा कि अब मुझे जो है थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, अब ठंड नहीं लग रही है. इट इज़ बिकॉज ऑफ यू हैव डन अ गुड एक्ट, सेड द प्रिंस. अब प्रिंस कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है. द सैलो स्पेंड द नाइट विद द प्रिंस एंड वोक अप एट सनराइज. अब जो है सैलो ने क्या किया, रात उसके साथ गुजारी प्रिंस के साथ, और सुबह जो है उठी. ही स्पेंड द डे फ्लाइंग ओवर द सिटी. उसने दिन जो है पूरा जो है घूमते हुए गुजारा सिटी के ऊपर. व्हेन द मून रोज, जैसे ही जो है चंद्रमा उगा. ही फ्लू बैक टू द प्रिंस टू से गुड बाय. अब वो जो है प्रिंस के पास गई उसको गुड बाय कहने के लिए है. लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा कि प्लीज स्टे विद मी वन नाइट मोर. कृपया आप मेरे साथ एक रात और रुक जाइए. Far away across the city I see a young man in a garret. तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है घर के फर्श के ऊपर का ऊपरी तह होती है, गिटर का मतलब होता है. अब वो कह रहा है कि एक मैंने यंग मैन को देखा जो ऊपर की सतह पर लेटा हुआ फर्श पे घर पे. ही इज leaning over a desk covered his papers. यानी कि वो जो है कवर करके पेपर को उस पे डेस्क पे लेटा हुआ है. ही ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले ऑफ अ थिएटर डायरेक्टर. वो एक थिएटर डायरेक्टर के लिए प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है. बट इट इज टू कोल्ड एंड ही कांट राइट एनी मोर. देयर इज नो फायर इन हिज हार्ट. यानी कि उस ठंड की वजह से वो नहीं लिख पा रहा है और उसको जो है उसके पास पैसे भी नहीं है. एंड हंगर एंड मेड हिम फेंट. और जो है ठंड और जो है भूख ने उसको जो है फेंट यानी कि बेहोश कर दिया है. ओ सैलो, माय आई इज मेड अप ऑफ रेयर शैपरस. यानी कि नीलम के जो है नीलम जो होता है नीलम की बनी हुई है मेरी आंखें. प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइटर. यानी कि उस जो प्ले लिख रहा है उस राइटर के पास जाओ और ये नीलम मेरी आंख में से निकाल करके उसको देकर आओ. He will see it in a jeweler and buy firewood. ये जो है उसको ज्वेलर को बेच करके कुछ लकड़ियां जलाने के लिए खरीद लेगा. Then he will be able to finish his play. और इस तरह से वो अपना जो है पूरा नाटक जो है खत्म कर पाएगा. Dear Prince, said the swallow, I can't do that. And he began to weep. मैं
जो सैलो जो छोटी चिड़िया होती है वो प्रिंस को कहती है कि मैं ऐसा नहीं कह सकती, मैं तुम्हारी आंख को नहीं निकाल सकती, और ये कहकर रोने लगी। लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि रुको, प्लीज डू एज आई कमांड यू, कृपया आप वैसा ही करें जैसे मैंने आपको कहा है। सो द सैलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द फेराइट कैरेट थ्रू अ होल इन द रूफ, यानी कि उसके रूफ में जो होल था उसके थ्रू उस जो है प्ले राइटर के पास पहुंची, और वो प्रिंस को जो है उसकी आंख निकाल के उसको उसने दे दिया। ही डर्ट द प्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल शेपर ऑन द यंग मैंस डेस्क, उसने यंग मैन के डेस्क के ऊपर उसने जो है यंग प्रिंस की जो आंखें जो है जो नीलम थी उसके ऊपर रख दिया। So the next day the swallow flew above the river and watched the fisherman at work, और दूसरे दिन जो है शैलो ने क्या किया, रिवर के ऊपर उड़ते हुए देखा जो फिशरमैन है वो काम कर रहा है। एंड द मून रोज, जब जो है चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक टू द प्रिंस एंड से गुड बाय, अब उसने फिर जो है बैक गई और प्रिंस को कहा कि मुझे गुड बाय कहने आई हूँ, मैं जा रही हूँ। लिटिल सॉलो सेड द प्रिंस इन द स्क्वायर बिलो, की कहता है कि ना ये जो चौराहे पर नीचे, देयर स्टैंड अ लिटिल गर्ल, एक लड़की खड़ी है। शी इज अ रैग पिकर, वो एक जो है कूड़ा उठाने वाली लड़की है। एंड शी हैज नो शू और स्टॉकिंग्स, उसके पास ना तो कोई जूते ही हैं ना ही उसके पास जुराबे हैं। हर लिटिल हैट इज ऑल्सो बेयर, उसका जो सर पे भी ढकने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है। इट इज सो कोल्ड, बहुत ही ठंड है। एंड शी इज क्राइंग, और वो रो रही है। ओ शैलो प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरे आंखें निकाल करके दूसरी आंखें भी निकाल लो और उसको दे दो। आई कांट डू दैट सेड द स्वेलो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यू डिड देन गो क्वाइट ब्लाइंड, और ऐसा करने के बाद तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा छोटी चिड़िया प्लीज डू एज आई कमांड यू, ऐसा ही करो जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। सो द स्वेलो Hello student, today's session I Priyanka ma'am revise you some daily uses sentences that you have to use in your daily routine. Okay, so let's start. Student, today's sentences are मुझे एक किताब दी जाएगी. Student, that sentence is in future tense, so you have to use will be or shall be. I will be given a book. स्टूडेंट, आपको एक तो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए और आपको सबसे पहला है कि सेंटेंस पता होना चाहिए ताकि आप उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो अच्छे से यूज कर सको। तो मुझे एक किताब दी जाएगी, दैट इज फ्यूचर टेंस। आई विल बी गिवन ए बुक। नेक्स्ट वन इज दूर ले जाओ, टेक अवे। नेक्स्ट वन इज बच्चों को बाहर भेजा गया, चिल्ड्रंस वर सेंट आउटसाइड। जैसे कुछ डिस्कस करते हैं पेरेंट्स जो बड़े लोग होते हैं तो उसमें बच्चों को वो क्या बोलते हैं कि इनको बाहर भेज दो या साइड में बिठा दो। तो चिल्ड्रंस वर सेंट आउटसाइड, ताकि वो लोग इंटरफेयर ना कर सके उसमें। नेक्स्ट वन इज किताबें छापी जा रही हैं, बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। बीइंग का मतलब जो प्रोसेस हो रही है, मीन्स ये प्रोसेस चल रही है, तो इसलिए हमने बीइंग का यूज किया यहाँ पे। आज तुम सुंदर लग रही हो, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। स्टूडेंट, दैट सेंटेंस यू यूज इन योर मदर टीचर, फॉर योर मदर टीचर्स। ओके, जब वो कोई प्रॉपरली ड्रेसअप होती हैं तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। एल्डर सिस्टर को भी इस तरह से बोल सकते हैं, तुमने मेरी बहुत मदद की, यू हेल्प मी ए लॉट। आप किसी प्रॉब्लम में और कोई आपका फ्रेंड या मदर फादर जो है आपकी हेल्प करते हैं तो आप उसको इस तरह से थैंक यू कर सकते हैं, यू हेल्प मी ए लॉट। नेक्स्ट वन इज तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। जनरली ये क्वेश्चन आपके घर कोई गेस्ट आता है या कोई भी जैसे आप जिससे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन करते हैं तो इस तरह के जनरली क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, इन विच क्लास यू डू यू रीड, इस तरह से। व्हाट इज योर एज, इस तरह भी बोल सकते हैं इसको, हाउ ओल्ड आर यू और व्हाट इज योर एज, दोनों सेम सेंटेंसेज हैं। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। सम टाइम आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, वो आप उसको विदा कर रहे हैं तो आप उससे बोलते हैं सी यू अगेन, मीन्स फिर मिलेंगे।
और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो या कुछ आपस में मन में बड़बड़ा रहे हो, आपसे कोई पूछते हैं क्या हुआ, तो आप रिप्लाई कर सकते हो नथिंग एल्स, कुछ नहीं। तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। ओके, तो इसमें इस तरह से जैसे कोई आता है या मदर या फादर है कहीं जा रहे हैं, व्हीकल घर पे नहीं है, तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ विल यू गो, कि आप या तुम कैसे जाओगे। ओके, तो स्टूडेंट ये सेंटेंसेज है जो आपको अपने डेली रूटीन में यूज करने हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कब यूज करना है। ओके, और आप अपने जो यंगर सिस्टर और ब्रदर है उनको भी इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में स्पीक करके बता सकते हैं। ओके, Student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer. Here class is 6 to 8 and today's topic is MS PowerPoint. Student, in previous video we completed 39 question and next question is 40. What is text formatting? Student, text formatting का मतलब होता है किसी भी प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स होती हैं उसमें कोई टेक्स्ट हमने राइट किया, उसका कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है और उसके फॉन्ट के टाइप को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, नाउ आई टेल यू हाउ टू मेक ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। फर्स्ट आप ओपन करेंगे पावर पॉइंट को, देन सेलेक्ट न्यू स्लाइड एंड राइट द कंटेंट इन दैट स्लाइड and then complete the slide, then select again new slide and go to home menu bar. न्यू स्लाइड के लिए हमें किस पे जाना है, होम मेन्यू बार पे, और फिर उसके बाद जो न्यू स्लाइड है वो हम नेक्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अगेन उसमें कंटेंट राइट करेंगे और फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। जितनी आपको स्लाइड बनानी है आप बना सकते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन इजीली बन जाएगी। नाउ आई गिव यू ए टॉपिक टू मेक ए प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप अपने स्कूल पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, किसी अदर कंप्यूटर सिस्टम पे, इंटरनेट पे, इस तरह से। अगर आपको जो प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर की है उसमें आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप डिजाइन मेन्यू बार में जाएंगे और आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन योर स्कूल, माई स्कूल, लाइक दैट। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्लाइड होगी प्रेजेंटेशन की, उसमें यू हैव टू राइट योर स्कूल नेम ऑफ द स्कूल एंड लोकेशन, मीन्स उसका एड्रेस की कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको इस तरह से राइट करना है। ओके, यू राइट लाइक दैट MLP ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड अदर वन इज, इस तरह से राइट कर सकते हो माई स्कूल MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपको स्लाइड में जो है टेक्स्ट राइट करना है। इफ यू वांट टू चेंज एनी कलर यू कैन इजीली चेंज द कलर बाय क्लिकिंग ऑन होम मेन्यू बार एंड सेलेक्ट एनी कलर्स एंड टाइप ऑफ फॉन्ट। ओके, व्हेन यू मेक योर स्कूल प्रेजेंटेशन you can add the following points. First one is name of school, next one is facilities in your school, branches of your school, culture, activity, result of my school. नेम में आपको अपने स्कूल का नेम राइट करना है। फैसिलिटी मीन्स आपके स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटी है, फॉर एग्जांपल AC बसेज एंड वाटर कूलर फैसिलिटी, लाइक दैट। ओके, एंड बिग प्लेग्राउंड, इस तरह से आप अपने स्कूल की फैसिलिटी राइट कर सकते हैं। ब्रांचेज ऑफ माई स्कूल, इसमें आप अपने स्कूल में जितनी भी ब्रांचेज हैं, MLP वर्ल्ड स्कूल तिजारा, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा एंड MLP सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेश्वरी, तो इस तरह से आप अपने स्कूल की ब्रांच को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटी में आपके स्कूल में जो जो एक्टिविटीज होती है, फॉर एग्जांपल ड्राइंग, पेंटिंग, कॉम्पिटिशन्स, ये राइट कर सकते हैं आप। कॉम्पिटिशन्स के लिए एकेडमिक एक्टिविटी आएगी और यहाँ पे कल्चर में आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में आएगा। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट ऑफ माई स्कूल, आपके स्कूल का रिजल्ट किस तरह का आता है आप उसमें इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग, और जो फोटोज वगैरह होती हैं चिल्ड्रंस की, इस तरह के पैम्पलेट भी लगा सकते हैं आप इसमें। ओके, और जो कल्चर एक्टिविटी इसमें भी डांस वगैरह की जो फोटोज है वो पेस्ट कर सकते हैं। ओके, स्लाइड में।
Student, if you want to change your topic, you can make presentation on computer system. Computer system में आपको topics लेने, definitions, full form, advantage, disadvantages, इन सभी को explain करना है एक 1 by 1 slide में. Applications में उसके यूज कहाँ है, devices कौन कौन सी है. नेक्स्ट में आपके पास इंटरनेट में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, किस कंपनी ने उसको डेवलपमेंट किया था उसका नेम एक्सप्लेन कर सकते हैं. एप्लीकेशंस क्या है उसकी, सर्विसेज क्या है, और आईएसपी जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर करने वाले उनके नेम राइट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, ये आपके पास ऑप्शंस है कि आप इन तीनों टॉपिक में से किसी एक को अच्छे से प्रिपेयर करना है. आपको एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है, व्हाट इज पावर पॉइंट एंड मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक. तो आपको कोई भी टॉपिक गिवन होगा, आप उसमें 5 स्लाइड या 6 स्लाइड जितनी आप बना सकते हो उतनी स्लाइड बनानी है आपको प्रेजेंटेशन के लिए. जो स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए तो मे बी प्रॉब्लम ना हो, बट जो न्यू स्टूडेंट है और 6th क्लास के जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, तो उनको अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक में भी जो है बनानी है. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. A very delightful morning to all my dear student of class 7th. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our S7 exam preparation syllabus. So to continue that, we are going to discuss chapter 4 long question answer. Let's get started, student. Today's content. Student, these are the long question of first chapter. Firstly, we will discuss the first one, that is the describe the process of photosynthesis. आपको photosynthesis process के बारे में बताने हैं. The chlorophyll containing cell of leaves traps sunlight, use carbon dioxide taken from the atmosphere and water and minerals from the soil to prepare the food. देखिए क्या करते हैं, जो leaves होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, एंड द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, जो उसके अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, उसको मतलब ट्रैप कर लेते हैं सनलाइट को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दे प्रिपेयर द फूड, ओके, फ्रॉम वाटर मिनरल्स वगैरह जो भी है, ये सब चीजें वहां से कलेक्ट करने के बाद दे प्रिपेयर द फूड. दैट फूड इज prepared in the form of carbohydrate, sugar, get converted into starch. और वो जो prepared food होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, उसको शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, और उसको वो अपने लीव्स में स्टोर करके रखते हैं. एंड आफ्टर दैट वेन एवर दे रिक्वायर दैट फूड, दे ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम द फ्लोएम ट्यूब टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 2. You have to differentiate between autotrophs and heterotrophs. Giving 2 examples of each. आपको autotroph और heterotroph के बीच में differentiate करना है with 2 examples of each. Okay. Autotrophs organisms who prepare their own food from simple raw materials such as carbon dioxide, water and minerals are called autotrophs. Autotrophs are those organisms who prepare their food, जो अपना food बनाते हैं from simple raw material. Raw materials, what they raw material require? They require the carbon dioxide taken from the atmosphere, water and minerals from the soil through their xylem tubes, and after the collecting all these materials, they prepare their food. The organism, जो organism बनाते हैं, those organism are known as autotrophs. उन organisms को हम autotrophs बोलते हैं. Example है आपका green plants. Okay, the next is heterotrophs. Heterotrophs means the organism which cannot make their own food and depend on others for their food are called heterotrophs. Heterotrophs वो organisms होते हैं जो कि अपना food खुद prepare नहीं कर सकते, and the thing that they depend on the others. और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उनके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता है. That is the reason कि वो अपना food prepare नहीं कर सकते, और secondly वो depend होते हैं दूसरों के ऊपर food के लिए. So that's why they are known as heterotrophs. इसलिए हम उन्हें heterotrophs बोलते हैं. Examples में है आपका human being, cat, dog, whatever, you can take any kind of example. Okay students, so this was the differentiation between autotrophs and heterotrophs. Now move to the question number 3. So this is a long question 3.
हाउ आर द न्यूट्रिएंट्स इन पुट बैक इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस से सॉइल में किस तरीके से रिप्लेनिश किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन द सॉइल बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, there are different processes through which the nutrients can get back into the soil. Firstly, here is mentioned that soil's nutrition can be replenished, can be regained by certain microorganisms. कुछ microorganisms की वजह से वो जो nutrient है वो replenish होता है, दोबारा से regain हो जाता है soil को। कैसे? the microorganisms are rhizobium bacteria. ये क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स में रहते हैं एंड वहां से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, प्लस में दे रिगेन द न्यूट्रिएंट बैक टू द सॉइल, और थ्रू प्लांट रूट नोड्यूल्स में रहते हुए वो वापस से न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करते हैं, रिगेन करते हैं। बाय यूजिंग मैन्योर्स, इफ सपोज दैट एनी फील्ड इज गेटिंग लॉस इट्स फर्टिलिटी, तो उसमें हम लोग वी कैन ऐड मैन्योर, उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बनाया हुआ मैन्योर होता है हम उसको ऐड करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। बाय अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजर्स। दे आर द केमिकली सब्सटेंस होते हैं प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बनते हैं, केमिकल्स की वजह से बनते हैं, मतलब केमिकल्स का यूज करके बनते हैं। ये भी फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये है हमारा क्रॉप रोटेशन मेथड। क्रॉप रोटेशन मेथड में स्टूडेंट हम देखिए क्या कर सकते हैं, क्रॉप को रोटेट करना। रोटेशन मीन्स रोटेट करना। सपोज दैट हमने किसी ईयर में किसी एक सीजन में हमने वीट को ग्रो किया, उसके नेक्स्ट सीजन में हम किसी दूसरे अल्टरनेट क्रॉप को ग्रो कर लें। एक ही फील्ड में कंटिन्यूसली एक ही क्रॉप को ग्रो करने से क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। बिकॉज अगर उसी पर्टिकुलर फील्ड में हम गेहूं वीट को ग्रो कर रहे हैं तो वीट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो बार बार उससे लेता रहेगा, तो उस फील्ड में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स हमें क्रॉप यील्ड भी कम मिलेगी। सो टू वी कैन डू दिस मेथड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनियस क्रॉप। नेक्स्ट है आपका लेग्यूमिनियस क्रॉप। इसमें देखिए स्टूडेंट व्हाट वी कैन डू इन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, वी कैन ऑल्टर द क्रॉप्स लाइक वीट विद ग्राम। ओके, तो हम इसमें वीट के साथ ग्राम चने को, या फिर इट कैन बी मस्टर्ड। ओके, तो इस तरीके से कोई भी जिसमें नाइट्रोजन, आप कह सकते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, जिसमें रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं, तो इस तरीके की क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियल पैरासाइट्स इन प्लांट, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ईच। स्टूडेंट देखिए पैरासाइट्स ये जो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। तो इसमें टू टाइप्स होते हैं, टोटल और पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट्स द प्लांट विच डिपेंड होली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड टोटल पैरासाइट्स। टोटल पैरासाइट्स जो होते हैं वो अपने होस्ट प्लांट पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। ओके, डिपेंडली होल, पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी कॉल द टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स। Partial parasites plants are those which make a part of their food themselves, जो अपने फूड का कुछ पार्ट खुद बनाते हैं, एंड फॉर द रेस्ट दे डिपेंड अपॉन अदर्स। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड तो खुद बनाते हैं बट दे डेराइव द न्यूट्रिएंट्स, कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं लाइक वाटर, मिनरल्स, दूसरों से लेकर के फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पार्शियल पैरासाइट्स। For example, you can see that here is the example are कस्कटा, एपोडेंथिस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे जो हैं हमारे टोटल पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। एंड मिसलटो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल पैरासाइट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट आर द मेथड ऑफ बाय विच न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड। डिफरेंट मेथड, ऑलरेडी दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इन third question number 3rd. So all these are the same. Nutrients replenished by crop rotation, already मैंने आपको बताया कि different crop को grow करके different season में, changing the crop for every season, हमें हर season में crop को change करते रहना चाहिए। that is also equivalent to the crop rotation. keep the land fertile छोड़ देना चाहिए, या फिर leguminous crops को grow कर सकते हैं उसमें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो कर दीजिए या फिर लैंड को खाली छोड़ दीजिए। तो उससे लैंड को फ्री छोड़ने से क्या होता है, वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो दोबारा रीगेन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, तो वो उसमें
मेंटेनेंस में, मतलब उसको न्यूट्रिएंट को मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिविंग द फील्ड फैलो इन वन सीजन। एक समय हम खाली खेत छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो खाली खेत छोड़ने से भी सेम वही चीज होती है। बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, या तो आप अपने फील्ड में मैन्योर ऐड कर लीजिए या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड कर लीजिए, चाहे तो दोनों ही ऐड कर सकते हैं। ओके, ऑप्शंस आर फॉर योर। तो ऑल दिस मेंटेन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें यू हैव टू प्रूव इट थ्रू एन एक्टिविटी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। So student, it is an activity through which you can say that carbon dioxide necessary होता है। The material are potted plant लेना है आपको, एक iodine solution KOH लेना है, beaker, dropper, these all are the material that you have to require। आपको इस तरीके से अपने सेटअप को सेट करना है and after that keep the potted plant inside a dark room for few hours। सबसे पहले तो potted plant को डार्क रूम में रखना है, KOH सोल्यूशन उस फ्लास्क के अंदर डाल करके कुछ देर तक के रखना है। फिर आपको उसकी एक लीफ उस बीकर के अंदर रखना है कॉर्क से। ओके, तो उस लीफ को तोड़ना नहीं है, जस्ट ऐसे ही डालकर रखना। ओके, सेटअप देख लीजिए क्या कैसे करना है। तो टेक दिस इनटू द सनलाइट, अब उसको सनलाइट में ले जाना है। पहले डार्क रूम में खाली प्लांट को रखना है, बाद में ये सारा सेटअप करके सनलाइट में ले जाकर रखना है। फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो लीफ है वो स्टार्च की वजह से आयोडीन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में लीव्स का क्या होता है, देखिए ऑब्जर्वेशन जो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जो लीफ बीकर में होगी डज नॉट टर्न आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक। तो वो जितनी होगी, जितनी लीफ इसके अंदर होगी केओएच सॉल्यूशन वाले के पार्ट के अंदर, वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगी, बाकी जो आपकी लीफ है वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगी ड्यू टू द आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप देखेंगे, तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पे स्टार्च है और यहाँ पे स्टार्च नहीं है क्योंकि केओएच यहाँ पे था। ओके, सो कंक्लूजन है कि डिड नॉट कैरी फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये है कि जो लीफ बीकर के अंदर थी उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो बिकॉज वहां पे ऑलरेडी केएच था, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी वहां पे, तो इसलिए। सो दिस एक्टिविटी प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द photosynthesis process। That's all for today. Take care and revise it for your S7 exam. That's all for today. Goodbye.